हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्न पे यहाँ तक पढ़ा था। आपने मेलस का लॉ उस पे एक न्यूमेरिकल किया था। अब हम डबल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये बड़ा खास टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखें। कहता है व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल इट इज स्प्लिट अप इनटू टू रिफ्रैक्टेड बीम इन प्लेस ऑफ द वन बीम एज इन ए ग्लास। जब किसी गिलास के अंदर, सिंपल ग्लास, पानी का ग्लास नहीं है, शीशे के टुकड़े से मतलब है, ग्लास के अंदर कोई लाइट जाती है तो वो आगे को बढ़ जाती है। एक लाइट जाएगी, जैसे आपने 10th क्लास में एक ऐसे करके, अब वो ऐसे बनाया होगा, एक ऐसे होता था, ऐसे लाइट आई और वो थोड़ी, आपने जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी और झुकी थोड़ी सी, और जब बाहर निकल के गई तो वो फिर पैरेलल हो गई। वो बाहर निकल गई तो नॉर्मल से दूर हो गई और इसके पैरेलल हो जाएगी। 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहाँ तो लाइट ग्लास के अंदर सिंपल आगे को बढ़ती चली गई, कुछ नहीं ब्रेक हुई, जैसे एक थी लाइट एक ही रही। लेकिन अगर ग्लास में जाके एक नहीं दो लाइटें बन जाए, उसी को डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन खास क्रिस्टल्स में होता है। वो क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल कहलाते हैं। बस यही फिनोमेना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन, की एक नहीं दो बन जाते हैं। और ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय द डच फिलोसोफर एरास्मस बार्थेलेमस, जो भी नाम है इनका, इन 1969। और कितने साल हो गए? 400 साल हो गए। This phenomena can be illustrated in the following simple manner. If an ink dot is made on a sheet of paper and is shown through a calcite crystal, the images are observed. Was if the crystal is observed. क्या लिखा है ये? If now the crystal is rotated. Now, if the crystal is rotated slowly, as shown in the figure A, one of the two images remains stationary while the second image rotates around it. Yeah, around this one. Around the first. कुछ भी बोल दीजिए. The image which remains stationary is known as ordinary image, and the reflected ray जो इसको produce करती है, this image को is known as ordinary ray. Or it obeys the ordinary law of refraction. The second image which rotates round the first is known as extraordinary image, and the reflected ray which produces this image is known as extraordinary ray या ई रे कहते हैं. It does not obey the ordinary law of reflection. बोल दो, सारा दिया. अब समझ कितना आया? बात तो उसकी है. देखिए यहां से, देखिए दोबारा शुरुआत क्या की थी? कहीं शुरुआत में तो यही किया था कि जब एक बीम अनपोलराइज्ड लाइट की गुजरती है किसी कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है. इसी को डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं. उसके लिए मैंने एक भूमिका बांधी थी कि सिंबल शीशे में से निकलेगी तो सिंगल रहती है, जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल से निकलेगी तो डबल हो जाएगी. तब यहाँ तक तो आसान. अब हुआ क्या कि इन्होंने, साइंटिस्ट ने, एरास्मस बार्थेलेमस जो भी थे ये, इन्होंने एक डॉट लगाया पेपर पे और उस डॉट को एक क्रिस्टल से देखा. इस डॉट के ऊपर क्रिस्टल रखा तो एक नहीं, ये दो नजर आई. नीचे में बनाया है, ये नजर आ रहे दो. यहाँ पे डॉट लगाई. इस डॉट को जब इन्होंने इस क्रिस्टल में देखा तो ये दो नजर आए, और फिर उन्होंने क्रिस्टल को रोटेट किया तो एक रे तो अपनी जगह पे मौजूद रही और दूसरी ने इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया. जो रुकी रही उसको ऑर्डिनरी रे कहते हैं, और जो घूमती है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे कहते हैं. तो इतनी सी बात ही समझ में आई बस. कहता है ना, दिस फिनोमेना इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग सिंपल मैनर. अगर एक इंक डॉट को हम पेपर के ऊपर शीट पे लगा दें और उसको कैल्साइट क्रिस्टल से देखें तो दो इमेजेस ऑब्जर्व होंगी. नाउ इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड स्लोली एज शोन इन द फिगर ए, वन ऑफ द टू इमेज, एक इमेज स्टेशनरी रहती है जबकि दूसरी इमेज जो है वो धीरे धीरे रोटेट करती है फर्स्ट के चारों तरफ. दो जो इमेज स्टेशनरी रहती है उसको ऑर्डिनरी इमेज कहते हैं, और जिस रे के द्वारा वो बनती है उसको ऑर्डिनरी रे कहा जाता है. अब तो समझ में आया. एक आप डॉट लेंगे, उस डॉट को आप कैल्साइट क्रिस्टल से देखेंगे, आपको एक नहीं दो डॉट नजर आएंगे. क्रिस्टल को आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे. जब आप क्रिस्टल को धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो एक डॉट अपनी जगह पे मौजूद रहता है और दूसरा उसके चारों ओर घूमता रहता है. तो जो मौजूद है अपनी जगह पे, जो स्टेशनरी है, उसको ऑर्डिनरी इमेज कहेंगे, और जिस रे के द्वारा बनती है डॉट की ऑर्डिनरी इमेज, और जिस रे के द्वारा बनती है वो ऑर्डिनरी रे या ओ रे, और जो घूम रही है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज, और जिस रे से बनती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे या ई रे कहलाती है. ओ रे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को होल्ड करता है, और ये ई रे जो है वो नहीं करेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को होल्ड नहीं करेगा. बहुत सी बात है. अब दूसरी बात अभी और भी देखिए. कहिए ये तो इन्होंने बनाया, अब इसको थोड़ा और अंदर को जाइए. कहिए यहाँ पे ये बीच में डॉट भी लगाइएगा. यहाँ पे
ये अनपोलराइज्ड रे है, इसमें दोनों तरफ को दोलन हो रहे होंगे, प्लेन के पेपर में भी और प्लेन के पेपर के परपेंडिकुलर भी। जब ये रे अंदर जाती है यहाँ पे तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। अब याद रखिएगा दोनों हिस्से बिल्कुल पोलराइज्ड हो जाते हैं, एक में प्लेन ऑफ पेपर के अंदर दोलन हो रहे होते हैं और एक उसके परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं। और ये बाहर जब निकलेंगे तो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। किताबों में लिखा होता है कि ये लाइट के भी, जो इंसिडेंट लाइट है उसके भी पैरेलल होते हैं। अब वो बना हुआ नहीं होता है बुक्स में, लेकिन लिखा होता है बनाना बहुत टिपिकल है उसको। चलिए है, आपका ये लाइट आई यहाँ पे और गई, और जब ये इससे टकरा के अंदर जाएगी दो हिस्सों में टूटेगी। एक जो है नॉर्मल से R1 एंगल पे जाएगी जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और दूसरी का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो R2 होगा। कहते हैं नैरो बीम ऑफ लाइट AB, ये है AB, from the point source is incident on the crystal of calcite making an angle I, angle of incidence, ये I angle, ये वाला, और split up into the two rays, O ray में और E ray में, split मतलब टूट जाना। Inside the crystal and two images are obtained on the screen as shown in the figure। टू स्क्रीन हमें दिख जाए, दो स्क्रीन पे दो इमेजेस दिखेंगी। The O ray travel along BC, ये ऐसे चलेगी inside the crystal making an angle of refraction R1, जबकि E ray जो है वो BD की तरफ को भागेगी और वो R2 एंगल बनाएगी। इसमें से क्या पढ़ना है, याद करते हैं, लिखते लिखते याद हो जाएगा आपको। अगर फिगर याद रखिए, जो एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूँ सोचते रहिए, उससे ऐसे याद हो जाएगा। लैंग्वेज से क्या करना है, बोथ द रिफ्लेक्टेड रे इमर्जेस आउट along C और D, और C और D के साथ बाहर निकल आएंगी जो कि पैरेलल होंगी each other and also parallel to the incident beam, जो कि बनाना बड़ा मुश्किल है, स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। स्ट्रेट बनाऊंगा तो बना दिए, नहीं तो स्ट्रेट, नहीं तो ऐसी सही है। आपकी किताब में भी ऐसी फिगर। अब देखिए कहानी, कई सारी बातें अभी बाकी। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ O ray and E ray are given as mu बराबर sin I upon sin R होता है। O इसने लगा दिया म्यू O का। अब O दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बराबर ही है I, लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों का अलग है। O ray का आपका R1 है तो नीचे R1 लगाया, E ray ये E ray है तो इसका R2, यहाँ तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब आपको नजर आता है कि R1 एंगल छोटा है R2 से, तो R2 बड़ा है R1 से। R2 अगर बड़ा है sin R2 तो बड़ा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है साइन की वैल्यू बड़ी होती जाती है। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू अगर बड़ी है तो डिवाइड करके म्यू ई को ये छोटा करती है। अगर ये म्यू ई को छोटा करती है तो म्यू ई छोटा होगा किसके मुकाबले में, म्यू ओ के मुकाबले में। तो म्यू ओ बड़ा हो गया म्यू ई से, क्योंकि इसका साइन, इसका एंगल बड़ा है नीचे वाला, तो वो नीचे की वैल्यू बड़ी है तो डिवाइड करके इसको ज्यादा छोटा करेगा। ये भी छोटा इसको करेगा, इतना नहीं कर पाएगा क्योंकि R2 बड़ा है R1 से। ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है जितना साइन R2 है, साइन R1 उससे छोटा है, तो इसलिए आप कहिए म्यू 0 इज ग्रेटर देन म्यू। इससे पता चलता है कि वेलोसिटी जो होती है ओ रे की वो छोटी होगी। अगर उसका म्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी इसकी छोटी होगी। कोई क्या भाई क्यों होगी, क्योंकि म्यू का फार्मूला होता है जो sin I upon sin R होता है, लेकिन फार्मूला ये भी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। दोनों के लिए, चाहे मैं यहाँ O लगाऊं तो दोनों के लिए जो लाइट तो अलग अलग हो जाएगी। जब O लगेगा तो O की लाइट, E लगेगा, लेकिन वैक्यूम में तो दोनों बराबर है। तो मतलब कहने का यह है कि म्यू जो है वो वेलोसिटी के, जो मीडियम में वेलोसिटी है, यहाँ मीडियम के अंदर ही तो चल रहा है, दोनों की वेलोसिटी वैक्यूम में बराबर होगी। जो ये काय में चल रहा है, मीडियम में, तो म्यू जो है वो मीडियम के वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर म्यू ओ बड़ा है म्यू ई से तो वेलोसिटी ओ वाले की छोटी होगी, किससे, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फिर 1 अपॉन v0 और ग्रेटर देन 1 अपॉन VE। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो VE जो है वो इधर आ जाएगा, तो VE ग्रेटर देन V0, या ये लिखा है VE ग्रेटर देन V0 या V0 ग्रेटर देन V। That is inside the crystal, velocity of light for O ray is less than the E ray. In other words, E ray travel faster as compared to O ray। जाहिर सी बात है VE जब बड़ा है तो वो तेजी से चलेगा। तो आपने कुल मिला के अभी यहाँ पे ये देखा कि म्यू के फार्मूले से पता ये चला कि म्यू ओ जो है वो बड़ा था किसका, म्यू ओ का, लेकिन म्यू और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वीओ की वेलोसिटी वी के मुकाबले में कम होगी। दैट इज क्रिस्टल में वेलोसिटी ओ रे की लेस देन होगी ई रे के मुकाबले में, ई रे तेज चलेगी। इट इज फाउंड दैट, अब ये ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं कि O ray found that for O ray
the refractive index is same for all angle of incidence while it varies with angle of incidence in case of E ray. कि साहब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओ रे के लिए हमेशा एक सा रहेगा, तो जब ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्रिस्टल के अंदर, और ई रे के लिए अगर वो बदलना है तो उसकी स्पीड जो है वो बदलेगी. सो इट इज ऑब्वियस दैट ओ रे ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन व्हाइल इन द क्रिस्टल ई रे हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये सब याद रखिएगा, यही खास बात है. The consistency of mu for O ray along different direction shows that it is the ordinary ray. क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर तरफ सेम रहती है इसलिए ये O ray. As obtained in the usual manner of refraction, while variation of mu along the direction in case of E ray shows that it behaves in an, ये ordinary ray की तरह behave नहीं करता, तो वेलोसिटी बदल रही है तो ये extraordinary ray हो जाती है. Hence it is called the extraordinary. कितना बढ़िया साफ सुथरी बिल्कुल बातें हैं, पढ़ते जाइए सोचते रहिए. Clearly both the rays, ordinary and extraordinary, obtained by double refraction are plane polarized and their plane of polarization are at right angle to each other. Plane of polarization आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यारी प्लेन के परपेंडिकुलर है पेपर के, वो पेपर के अंदर है, परपेंडिकुलर तो है ही. तो are plane polarized and their plane of polarization at right angle to each other. The variation of O ray are the vibration of O ray are perpendicular to the plane while those E ray are in the plane. देखिए E ray के प्लेन के अंदर है और O ray के प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, रट्टे नहीं मारने हैं. सोचिए कि व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, कहां से मैंने शुरू किया था, हमने कैसी कैसी बातें करी और फिर कैसे टूटा दो हिस्सों में, किसने बताया था 1669 में. यही सब पढ़िए, सोचिए, बार बार वीडियो को सुनिए. हमेशा यही नहीं कि आप देखते हुए सुने, खाली आप कान में वो लगाइए, क्या कहते हैं यार उसे, वो फाल्टू जो होते हैं, कान में लगाइए और सुनते रहिए. बस अपने टहलते में, काम करते हुए, किचन में बर्तन धोते हुए, झाड़ू मारते हुए सुनते रहिए, ऐसे गाने सुनते रहते हैं, यही बातें सुनते रहिए. कोई वीडियो देखना जरूरी है, 2-4 बार सुने याद हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट, ये फिलहाल यहाँ कुछ खास नहीं है. ये जो एंगल बनाया है ये 102 डिग्री का है. मैं आपको ओरिजिनल पिक भी इसकी अभी भेज दूंगा. कहते हैं कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट, ये यहाँ से ब्रैकेट शुरू है और यहाँ पे खत्म हो जाता है. ये लिखा है विजिबल एज वेल एज अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब ये अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए भी विजिबल होता है. आप लिखें ना लिखें इसको. तो कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म. फर्स्ट ऑफ particularly fine specimen of such type of crystal या of this crystal are found in Iceland में पाए जाते हैं, इसलिए इसको आइसलैंड स्पर कहा जाता है. भाई याद कर लो भैया, कैल्साइट क्रिस्टल ये बिल्कुल कलरलेस होता है और ये इसके स्पेसिमेन आइसलैंड में मिलते हैं, तो इसको आइसलैंड स्पर कहते हैं. SPAR सही लिखा हुआ है. Chemically, it is a hydrated calcium carbonate CaCO3 and can be reduced into the rhombohedron as shown in the figure. बिल्कुल सही, rhombohedron याद करिए, आपको लिखवाया गया था कभी. Each of the 6 faces of the rhombohedron are parallelogram having the angle of 78 degree. ये सब 78 है. मैं आपको अभी इसकी ओरिजिनल पिक भी भेज दूंगा और सर मुझे एक्सरसाइज 4 का भी भेजना है. एंड 102 डिग्री नियरली, मतलब अलग अलग साइड पे अलग अलग एंगल होंगे. टू डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर्स C and F of the 3 angular faces are all obtuse. ये जो C और F है, ये फिगर साफ नहीं है, मैं भेजता हूँ आपको. ये obtuse एंगल बनाते हैं. The corners CF are called the blunt corner. ये वैसे C ये है और ये F blunt corner है. At each of the remaining 4 corners the angle is obtuse and the other 2 are acute. फिलहाल ये बस ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको तो रट्टा ही मारना है, हम कुछ कह नहीं सकते. कहीं पे 78 डिग्री लिख दिया तो कहीं पे 102. अभी 102 ना लिख के 105 लिख देता तो भाई वो याद करना पड़ता. इसका कुछ नहीं हो सकता, इससे तो ऐसे ही याद करना होता है. फिर आता है ऑप्टिक एक्सिस. ए लाइन पासिंग थ्रू एनी ऑफ द ब्लंट कॉर्नर्स. 2 ब्लंट कॉर्नर है ऊपर नीचे की, इससे जो लाइन पास होती है इक्वली इंक्लाइन विद द 3 फेसेस, जो तीनों फेसेस बराबर का एंगल बनाएगी. विच मीट देम, उन एंगल्स, उन फेसेस से जो वहां पे ये मिलती है. एक लाइन आप अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे होंगे, सोचिए लाइन जाके कोने पे टकराएगी तो वहां 2 दीवारें मिल रही होंगी और एक छत मिल रही होगी.
तीन ही फेस होंगे, तीनों से का बराबर का एंगल बनाती है, तो गिव्स वही एंगल या वही बराबर एंगल बनाती है वो लाइन। तो वो जो लाइन हुई जो एक दिशा को दिखा रही है वही क्या होती है, वही आपका ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल कहलाता है। एंड द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज आल्सो एन ऑप्टिक एक्सिस। इस जो भी लाइन एक आपने बनाई जो तीनों आपके दो दीवारों और छत के साथ बराबर का एंगल बनाएगी वो ऑप्टिक एक्सिस, उसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होगी वो सब ऑप्टिक एक्सिस ही कहलाते हैं। If the rhombohedron is so cut that all its edges are equally मतलब ऐसे काटिए रोम्बोहेड्रल को कि सारी एजेस बराबर का एंगल बनाए। तो लाइन CF जो ज्वाइनिंग द ब्लंट कॉर्नर, ये लाइन CF जो के बराबर का एंगल बनाएगी, joining the opposite blunt corner line parallel to it gives the direction of optic axis. The crystal is symmetric about this axis. It may be noted that optic axis is a direction, not a particular line. बिल्कुल, क्योंकि आपने एक लाइन शुरू में मैंने कहा था बनाई, उसके पैरेलल जितनी भी होगी वो सब ऑप्टिक एक्सिस, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, क्योंकि एक लाइन का ये ऊपर नहीं रहती, इसके पैरेलल जितनी भी होगी। If the ray of light falls on the crystal along the optic axis or in a direction parallel to it, it does not break up into the O ray and E ray. यही तो बात है, O ray और E ray हमेशा नहीं टूटते हैं। अगर आप ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर गिरते हैं तो ये नहीं टूटेंगे। दैट इज नो डबल रिफ्लेक्शन होगा along this axis या डायरेक्शन में। Also E and O ray travel with the same speed and the same direction along the optic axis. Crystal like calcite quartz है, ये टर्मलाइन लिखा है, एंड NITRE नाइट्र ऑफ यार इसका एक पर्टिकुलर नाम होता था, ये है नाइट्र ऑफ सोडा SOD। अब किताब में तो यही लिखा हुआ है, अब जो भी होता होगा ये कुछ नहीं, क्या कितना क्रिस्टल लाइक कैल्साइट क्वार्ट्ज टर्मलाइन लिख दें, ना लिखिए आप ये नाइट्र ऑफ NITRE ऑफ SOD मत लिखिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता। SOD अब लिखना बड़ा मुश्किल है। Have only one optic axis and such a crystal are known as uniaxial crystal. Uniaxial crystal are those crystal which has only one optic axis. और उनके ये नाम लिखे हुए हैं calcite, quartz, tourmaline and nitre of soda. While the crystal such as ये जो नाम है such as borax, ये है borax BORAX, माइका, और होगा फिर आगे आर्गोनाइट ARGONITE आर्गोनाइट, फिर उसके बाद है एंड सेलेनाइट SELENITE, in which there are two directions of in which there are two directions of one uniform speed. स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन दो हो जाएंगी। सच क्रिस्टल आर नोन एज बाइएक्सियल क्रिस्टल। थोड़ा सा धुंधला है ये, लास्ट में आपको मैंने बोल दिया है इसलिए आप लिख लें, और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं फिर बुक से आपको पिक्चर भेज दूंगा। बुक से मैं आपको अभी ये डायग्राम भेजता हूँ। आज बस ये तीन चीजें तैयार करिए। मेन चीज तो पिछली थी डबल रिफ्लेक्शन, ये तो बस ये है कि पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस में है, पढ़िए। अगली बार हम प्रिंसिपल सेक्शन में प्रिंसिपल प्लेन पढ़ेंगे, आज पहले आप इसको तैयार करें।